गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। क्या आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है? ज़रा देख लीजिए एक बार, आवाज़ और वीडियो के बारे में देख लीजिए, कैमरे की सेटिंग भी देख लीजिएगा। बताइएगा भैया ज़रा सब लोग, वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर और नॉट? ठीक है, कैमरे की सेटिंग देख लो। चलिए, बहुत बहुत भैया धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। आप लोग हम लोगों के आभारी, हम आप लोगों के आभारी हो गए कि आप लोगों ने हमारी मेहनत का कम से कम कुछ तो उसका मोल समझा और ज्वाइन ही। दरअसल ओपन चैनल पे चल रहा था, ओपन सोर्स पे चल रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोग देख रहे थे, 1.5-2 महीने से अपना चल रहा था, लेकिन कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब बच्चे सीरियस नहीं हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए हम लोगों ने ये नया विचार मन में आया और ये आपका टॉपर्स बैच का जो है ये निर्माण किया गया। तो वास्तविकता में आप लोग टॉपर्स होने के लायक हैं और वही लोग इसमें जुड़े भी हैं जो लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करते थे, बढ़ चढ़ के भाग लेते थे और खूब अच्छे से आंसर देते थे। देखिए वही सारे लोग आपको ग्रुप में नज़र आ रहे होंगे, रानी अंजलि, पंकज भार्गव और जितने भी सारे अच्छे बच्चे थे, वैशाली हैं, नैन्सी हैं, तो जितने भी अच्छे बच्चे थे वही सब हैं। तो यही कारण था कि भीड़ में नहीं चलना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हम लोगों को कुछ खास बनना है। हम भी चाहते हैं आपके लिए हम खास मेहनत करें और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ खास ही बनिए, है ना। और सिलेक्शन दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि कोई यूट्यूब पे नहीं जाना है, कोई ऐसा हम लोगों को कोई प्रचार नहीं करना। हम लोग ज़िंदगी वैसे भी इतनी बिजी है कि पूरा पूरा दिन हो जाता है, खाने का टाइम नहीं मिलता है, आज भी नहीं खा मिला है। लेकिन जो परिणाम मिलेगा, जिसकी उम्मीद है, वो बस आप लोगों का सिलेक्शन है, बस वो कोशिश करिएगा। तो अब बहुत ही अच्छा ये माहौल तैयार हुआ है। आज से कोई यहाँ भीड़ नहीं है, कोई फालतू के लोग नहीं हैं, कोई उल्टे सीधे कमेंट करने वाला नहीं है। बस हम हैं और आप हैं। हम अपनी पूरी जान लगाएंगे, पूरा डेडिकेशन देंगे पढ़ाने के लिए और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप पूरी अपनी ताकत लगाएंगे। जितनी आपके शरीर में जितनी क्षमता है आप पूरी लगाएंगे और हमें करके दिखाएंगे मेहनत। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनिमल किंगडम हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट टर्न पर, एनिमल किंगडम। तो थोड़ा सा आपका जनरल क्लासिफिकेशन हमने एनिमल किंगडम का बताया था कि किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्या क्या बांट सकते हैं। तो एक सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे हम उसको बांटते हुए चले थे। तो किंगडम एनिमलिया को प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, फिर मेटाजोआ को रेडिएटा, बाइलेटेरिया, इस तरह से आपने देखा था बांटते जब जा रहे थे। तो पूरा फिर आखिरी में आते आते हर स्तर पर उसके अलग अलग क्राइटेरिया थे। कहीं हम सीलोम देखते थे, सीलोम नहीं है तो एसीलोमेट, सीलोम फाल्स है तो स्यूडोसीलोमेट, सीलोम ट्रू है, मेसोडर्म से स्ट्रेटिफाइड है तो यूसीलोमेट। ठीक है, तो वो पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। वो सिर्फ आपका ओवरव्यू था जिससे आपको अंदाजा लगे कि कोई फाइलम कहाँ है। तो फिलहाल जो हमारा स्टार्ट है, आज से फाइलम स्टार्ट है। आज भी हालांकि इंट्रोडक्शन ही है और काफ़ी सारे बच्चों को उसमें कुछ पता होगा, लेकिन जिनको पता होगा वो लोग कतई परेशान ना हो। ठीक है, जिनको जो चीज़ें पता हैं वो आप लोग उनको ध्यान से सुनिए। अब हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कैसे क्या करना है। जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं एनिमल किंगडम और उधर आपका हम पढ़ा रहे हैं फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आपको ये दो चीज़ें अभी आप नहीं ना पढ़िए, आप कुछ और अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करिए। आप कोई और चैप्टर तब तक पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप साइटोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आप अदर पोर्शन अपने आप तैयार करिए। ये पोर्शन तो हम आपका पढ़ा ही रहे हैं, आपका हम तैयार ही करा रहे हैं, तो इस पर बेफालतू में टाइम मत दीजिए। ये पोर्शन तब तक ना छुइए जब तक हम ना कहें। जिस दिन हम कहेंगे कि इस टॉपिक का टेस्ट होना है, उस दिन आप ये अपने आप तैयार करिएगा। तब तक आप इनको मत पढ़ा करिए। आप यहाँ तो हम सब रिविजन करा ही देंगे। अगर आपका पहले से पढ़ा है तो रिविजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपको नॉलेज गेन हो जाएगा। लेकिन आप इस टॉपिक को अभी मत पढ़िएगा जब तक टेस्ट के लिए ना कहा जाए। ठीक है, आप कुछ और पढ़िए, बहुत सारी बायोलॉजी में पढ़ने के लिए है, साइटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बहुत कुछ है। आप वो सब टॉपिक उठाइए और आराम से पढ़िए। ये हमारे जिम्मे पर, हमारे कंधों पर छोड़ दीजिए इसको। हमने दो टॉपिक ले लिए हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल किंगडम। दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं, एक समझने वाला है, एक में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो आपका जो फाइलम है प्रोटोजोआ, आज से स्टार्ट हुआ प्रोटोजोआ। कुछ खास बातें हैं, जनरल सब लोगों को जो तैयारी करते हैं पता ही होंगी कि प्रोटोजोआ का मतलब मीनिंग क्या है।
प्रोटो और प्रोटोस और जून दो शब्द से मिलकर बना है। प्रोटोस का मतलब क्या हो गया फर्स्ट, और जून का मतलब क्या हो गया एनिमल। फर्स्ट एनिमल है, सबसे सिंपल एनिमल है। अर्थ बनी होगी जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई होगी, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में एकदम से कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं बने होंगे, धरती पर एकदम बहुकोशिकीय जीव नहीं बने होंगे, स्टार्टिंग में यही बने थे। तो ये अर्थ पर बनने वाले पहले एनिमल हैं, इसलिए इनको प्रोटो मतलब फर्स्ट, जून मतलब एनिमल, तो नाम रख दिया प्रोटोजोआ। ठीक है, फर्स्ट एनिमल। लगभग 50,000 स्पीसीज इसमें रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, 50,000 स्पीसीज रिकॉर्डेड है प्रोटोजोआ में, और उसमें भी जो लगभग आपकी 30,000 है वो मान लीजिए लिविंग है, 20,000 तो इसमें फासिल है। 20,000 इसमें क्या है, फासिल है। 20,000 जो इसमें स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन 30,000 भी लिविंग स्पीसीज इसमें है। और ये जो प्रोटोजोआ टर्म दिया था, ये किसने दिया था, गोल्डफस ने। ये भी एक टर्म क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोटोजोआ टर्म क्वाइंड बाई, तो गोल्डफस नाम याद कर लीजिएगा, 1818। ठीक है, लेकिन जानते हैं आप लोग, जब गोल्डफस ने प्रोटोजोआ टर्म दिया था, गोल्डफस ने, तब उन्होंने इसमें इस प्रोटोजोआ के अंदर किसको किसको इंक्लूड किया था, जरा कमेंट के लिए मैं माइक दे रख दो, यहीं पर कमेंट भी देखते रहें। दरअसल आज लैपटॉप थोड़ा बिजी है, आपका मॉर्निंग का जो क्लास हुआ था उसका जो है वो वीडियो अपलोड हो रहा है, बहुत लंबा समय लग रहा है। मॉर्निंग का वीडियो भी हो सकता है रात में आपको मिल जाए, तो इसलिए कमेंट आपके इसी पे देखते हैं। बहुत सही, 30 बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप लोगों का सहयोग है। चलिए, हाँ, मॉर्निंग की क्लास की वीडियो भी अपलोड हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं लैपटॉप नहीं आज हमारे पास में, मोबाइल से देख रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि ये जो गोल्डफस ने जो टर्म दिया था, गोल्डफस ने प्रोटोजोआ, तो इन्होंने सिर्फ प्रोटोजोआ को लिया था और भी कुछ लिया था, जल्दी से बताइए, आंसर आया नहीं? और नहीं चल रही क्लास, उधर से आवाज आ रही है, इशू चला रहे हैं, जल्दी करिए जल्दी, आंसर नहीं आया। यस नो कुछ लिख दीजिए, आंसर आ रहा हो तो यस लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो उन्होंने लिख दीजिए कि जब गोल्डफस ने प्रोटोजोआ दिया था तो उन्होंने प्रोटोजोआ में किसको किसको इंक्लूड किया था। कोई आवाज वगैरह में दिक्कत है? यस नो कुछ आंसर तो लिखिए। कोई कमेंट बढ़ नहीं रहे हैं, या तो कुछ गड़बड़ हो गया, देखो, चलो कोई बात नहीं। चलिए हम बताते हैं कि गोल्डफस ने जब दिया था, तो वो जब इन्होंने प्रोटोजोआ टर्म दिया था उसमें खाली प्रोटोजोआ नहीं थे, वो सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा, उनको भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा था। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा और पोरीफेरा को भी इंक्लूड कर रखा था गोल्डफस ने, खाली प्रोटोजोआ नहीं था। फिर आप ये नाम ध्यान दीजिए, गोल्डफस सबको आता होगा, अब इस नाम पे आप स्ट्राइक करिएगा, वान सीबोल्ड, नाम है वान सीबोल्ड। ठीक, वान सीबोल्ड, वान सीबोल्ड जो है, इन्होंने प्रेजेंट सेंस में, जो आपका प्रोटोजोआ का प्रेजेंट सेंस है कि ये यूनिसेलर होते हैं, एसेलर होते हैं, ये जो वास्तव में आप देख रहे हैं आज का प्रोटोजोआ, ये इन्होंने बनाया वान सीबोल्ड ने। तो गोल्डफस ने जब रखा तो उसमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा सब मिला दिया था, है ना। और बाद में असली मतलब जो उसका है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वो मतलब हमारा आया वान सीबोल्ड। उन्होंने, गोल्डफस ने दिया था 1818 में, इन्होंने दिया 1845 में। असली मतलब आज प्रोटोजोआ का क्या है, सभी लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ यूनिसेलर है या एसेलर है। जो इसमें फेमस बड़े आपके बचपन से दोस्त लोग हैं यहाँ प्रोटोजोआ के, आप बहुत बचपन से इनको बना रहे होंगे, तो इनको जरा देख लीजिए। जैसे अमीबा है, ठीक है, यूग्लिना है, तो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब आप बहुत ही स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ये सभी के सभी सिंगल सेल से बने हुए हैं, सभी के सभी सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए हमको, कमेंट में लिखिए कि सिंगल सेल से बने हैं, एक सेल के बने हैं, तो इन्हें हम यूनिसेलर कहें या हम एसेलर कहें? आप लोग लिखिए कमेंट में, इनको हम यूनिसेलर कहें या एसेलर कहें, क्या सही है क्या गलत है। और यूनिसेलर कहें तो क्यों यूनिसेलर कहें, और एसेलर कहें तो हम इनको क्यों एसेलर कहें? जल्दी से लिखिएगा, अभी हम देख रहे हैं बस आपका कमेंट। हाँ, जल्दी से आप लोगों के कमेंट, यूनिसेलर कहें या एसेलर कहें? दोनों कह सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यूनिसेलर कहें, एसेलर दोनों कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर फर्क क्या है यूनिसेलर और एसेलर में, जरा समझ लीजिए। यूनिसेलर का मतलब है एक कोशिका का, ठीक है,
सही बात है, ये एक कोशिका कहें तो यूनिसेलर शब्द भी सही हुआ। लेकिन अगर रियलिटी हमने आपको एक दिन बताया भी था, अगर देखा जाए तो ये एक कोशिका तो है, पर पूरी की पूरी एक ये ऑर्गेनिज्म भी है। यही सेल इसकी पूरी बॉडी है और ये सारे फंक्शन वही कर रही है जो एक ऑर्गेनिज्म करता है। एक चलता फिरता जैसे जानवर समझ लीजिए, तो ये जानवर ही हैं, एनिमल्स ही हैं, और सारे इसमें प्रोसेस हैं लाइफ के। तो इसकी कंपैरिजन हम एक सेल अगर इसको नाम देना तो छोटा प्रतीत हो रहा है, तो इसको हम एट्रीब्यूट देते हैं, इसको हम उपाधि देते हैं किसकी, ए सेलर की। तो ए सेलर ज्यादा बेटर टर्म है आपका यूनिसेलर की तुलना में। ये इनको ज्यादा क्लियरिफाई करता है कि ये वास्तव में एक सेल नहीं होकर के एक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है ना। अगर इनकी बॉडी में हम सेल करें तो सेल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ए सेलर बेहतर टर्म है। आप समझ लीजिए, आप बॉटनी में पढ़ते होंगे, जैसे फंजाई आप देखते होंगे, तो कुछ फंजाई हैं और फंजाई में उसी के प्रोटोप्लाज्म में ये सब न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। फंजाई के प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। इस तरह के फंजाई को जिसमें सेल नहीं है, ये फंजाई का हाइफी है, तो इस हाइफी में न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। इस तरह के हाइफी को आप बताइए क्या कहेंगे, इस तरह के हाइफी को क्या कहेंगे बताइए। जल्दी बताइए, इस तरह के हाइफी को क्या कहेंगे। एसेप्टेट, वेरी गुड आंसर आया एसेप्टेट। सेप्टम नहीं है, सेल नहीं है, कहां ये डिफरेंशिएट है सेल में। ऐसा हाइफी जो एसेप्टेट है ये भी तो सेलर नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ए सेलर। तो इसके लिए भी टर्म यूज हो सकता है ए सेलर। तो ये भी, क्योंकि ये फंजाई भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो ए सेलर समझे ना। ए सेलर एक बड़ा शब्द है, उपाधि एक तरह का एट्रीब्यूट है जो दिया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है। ये भी कहा जाएगा आपका ए सेलर। सिनोसिटिक है, मल्टी है, सेल इसमें भी नहीं है, यह भी एक एसेलर कहा जाएगा। अमीबा भी एसेलर है, यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है। चलिए पहला पॉइंट जान गए, यूनिसेलर एसेलर बोथ टर्म्स आर करेक्ट, बट दिस इज मोर बेटर देन यूनिसेलर। एसेलर टर्म आपका बेटर है क्योंकि ये ज्यादा अच्छी व्याख्या करता है इन जीवों की कि ये एक कोशिका में सब कुछ समेटे हुए हैं, एक कोशिका में पूरा जीवन समेटे हुए हैं। जैसे हम बहुकोशिकीय हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हम अपने हाथों पैरों से काम करते हैं। हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, आप समझिएगा। हमारी आंखें देखने का काम, कान सुनने का काम, हमारी इंटेस्टाइन डाइजेशन करने का काम, हमारे लंग्स रेस्पिरेशन करने का कार्य करते हैं। तो हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में डिवीजन ऑफ लेबर है, इनकी एक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से क्या कह दिया कि तुमको ऑस्मोरेगुलेशन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहां पर ये जैसे इसमें आई स्पॉट होता है, वो किसके लिए है, वो फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। यहां पर ये फेरिंग्स है, फूड वैक्यूल है, भोजन बनाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए। तो इसमें भी काम का बंटवारा है, किसी को ऑस्मोरेगुलेशन करना है, तो किसी को रिप्रोडक्शन करना है, तो किसी को एक्सक्रीशन करना है, तो किसी को, जो अलग अलग काम यहां पर सेल में बटे हुए हैं। तो देखा जाए इनमें एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन कैसा, हम लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर कहां है, हमारे टिश्यू में है, हमारी बॉडी में है। और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पूरा कहां है, साइटोप्लाज्म में है। सोचिए वही चीज है, बस इनमें सब कुछ सेल में सब बटा हुआ है, काम यहां भी बटे हुए हैं, कहां, सेल में, ठीक है। चलिए, तो टर्म इनके लिए बेहतर हुआ एसेलर। आगे देखिए, ये फ्रेश वाटर में है, मैराइन है, डैम्प सॉइल है, माइक्रोस्कोपिक है। ये तो सब नॉर्मल पॉइंट है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या कोई प्रोटोजो आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ प्रोटोजो हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे बताइएगा, कुछ प्रोटोजो तो हम आंखों से भी देख सकते हैं। क्या पैरामीशियम देख सकते हैं, अमीबा देख सकते हैं आंखों से, पैरामीशियम और अमीबा विजिबल है। जल्दी से आप स्पीड बढ़ाइए सब लोग कमेंट करने की। क्या पैरामीशियम, अमीबा ये विजिबल है। नैन्सी कह रही नहीं, पैरामीशियम अमीबा विजिबल नहीं है। पैरामीशियम दिख सकता है आंखों से, कुछ बड़े आकार के अमीबा भी होते हैं, वो भी दिख सकते हैं। जो आपके स्मॉल हैं वो जैसे आपके लीस्मानिया वगैरह बहुत स्मॉल हैं। इनका रेंज अलग अलग है, कम से ज़्यादा तक है। कुछ आपको लार्ज आकार के, लार्ज साइज के होते हैं, वो आपको आंखों से विजिबल भी हो सकते हैं। तो ये टर्म जो है
कॉमन है, लेकिन मतलब बिल्कुल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं कह दीजिएगा कि सारे प्रोटोजोआ जो हैं माइक्रोस्कोपिक हैं। अलग अलग साइज के प्रोटोजोआ होते हैं, वो अलग अलग आकार के होते हैं, कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, ठीक है। तो सारे प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक है। फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी जो खारा नहीं है, जिसमें नमक नहीं है। मैराइन वाटर यानी समुद्र का पानी जिसमें नमक है, साल्ट है, तो ऐसा पानी वहां भी मिलेंगे। डैम्प सॉइल मतलब नम मिट्टी, गीली मिट्टी में भी आपको ये पाए जाएंगे। पैरासिटिक है, सिम्बियाटिक है, कमेंसलिज्म है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म है पैरासिटिक। दो ऑर्गेनिजम्स हैं ए और बी, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ए ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म है ए और बी। इनके बीच पैरासिटिक, सिम्बियाटिक और कमेंसल को आपको लिखना है प्लस और माइनस में, प्लस में और माइनस में। बताइए पैरासिटिक क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, क्या लिखेंगे? पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म लिखिए। पैरासिटिज्म, ए और बी दो ऑर्गेनिज्म है। पैरासिटिज्म में एक का प्लस एक का माइनस, ये समझ। न्यूट्रिशन दे रहा है वो क्या हो जाएगा? होस्ट। तो ये प्लस माइनस वाला रिलेशनशिप है पैरासिटिज्म। कुछ प्रोटोजोआ पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म प्रोटोजोआ जो है ये भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो अंदर रहते हैं और वो फूड को खाते रहते हैं, ठीक, जो होते हैं तो वो फूड को खा जाते हैं, जैसे बैलेंटिडियम वगैरह हैं। तो बैलेंटिडियम वगैरह जो है वो फूड को खा सकता है। तो जो अंदर पैरासाइट रह रहे हैं आपके फूड को खा रहे हैं, तो आपका नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, आपका माइनस तो कर रहे हैं और अपना फायदा ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, प्लस है, लेकिन आप में कोई ऐसी कोई खास डिजीज काज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो ऐसी डिजीज नहीं काज कर रहे हैं। और कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में कई तरह की डिजीज भी काज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनिक। तो पैरासाइट आपके दो हो गए, फूड रॉबर और पैथोजेनिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फूड रॉबर और पैथोजेनिक, ठीक। फिर पैरासाइट बहुत सारे आपको पता होंगे, जैसे पैरासाइट के नाम भी जल्दी जल्दी बोल देते हैं। लीशमानिया डोनोवनी, जिससे काला आजार, विसरल लीशमानियासिस या डमडम फीवर होता है ना। ट्रिपेनोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जियार्डिया हो गया, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गए। तो आप देख रहे हैं एक काफी बड़ा है और इस पे पूरा लेक्चर एक तैयार होगा पैरासिटिक प्रोटोजोआ पे, वहां पर हम देखेंगे। फिलहाल आपने पहला देखा कि प्रोटोजोआ जो है पैरासिटिक यानी एक प्लस एक माइनस। सिम्बियाटिक को कैसे शो करेंगे? सिम्बियाटिक को शो करेंगे प्लस माइनस, माइनस माइनस या प्लस प्लस, जल्दी से लिख दीजिए। सिम्बियाटिक, ठीक, वेरी गुड। जिनका भैया नेट नहीं चल रहा है परेशान ना हो, अपलोड रहेगी। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जो लोग जुड़े हैं वास्तव में दिल से, हम और आप, वही लोग अपना मेहनत करें, है ना। फर्जी के लोगों को इसमें इंक्लूड मत करिएगा, आपके लिए है, बिल्कुल है, आपके पास रहेगी, ठीक है। बस हमारी यही इच्छा है कि जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके लिए हम कुछ कर सकें बस, ठीक है। तो प्लस प्लस, सिम्बियाटिक में क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, एक का प्लस दूसरे का भी प्लस, यहां किसी का घाटा नहीं होगा, दो साथ साथ रहेंगे। जरा एक एग्जाम्पल खट से लिख मारिए इसका, सिम्बियाटिक का। कोई बात नहीं, अगर चेतना जी नेट नहीं सही है फिर देख लेते हैं, फिर देख लीजिएगा, मॉर्निंग में देख लीजिएगा। लेकिन मजा लाइव में ही आता है, लाइव का मजा लाइव के में आता है। सिम्बियाटिक का भैया हमने इसमें पूछा था सिम्बियाटिक का प्रोटोजोआ से रिलेटेड बताइए, प्रोटोजोआ से रिलेटेड। वेरी गुड, गुरप्रीत सिंह का जी आंसर आ गया। ये तुम लोग कहां कहां नैन्सी पहुंच जाते हो, नैन्सी तुम बहुत उटपटांग आंसर देती हो। जो प्रोटोजोआ से रिलेटेड पूछ रहे हैं ना, जैसे गुरप्रीत सिंह जी ने बताया, कितना बढ़िया आंसर दिया। ट्राइकोनिम्फा, सबको बताया हमने, ट्राइकोनिम्फा ये क्या होता है? दीमक, टर्माइट की इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। दीमक लकड़ी खाती है, लकड़ी में क्या है? सेलुलोज है। वो सेलुलोज दीमक के अंदर गया, दीमक सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकती, लेकिन उसकी इंटेस्टाइन में रहने वाला ट्राइकोनिम्फा वो क्या करेगा? एक तरह का फ्लैजेलेट है, वो क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो ट्राइकोनिम्फा डाइजेस्ट करके किसको देगा? दीमक को, और बदले में दीमक जो है वो किसे देगी? दीमक के अंदर वो रह रहा है ट्राइकोनिम्फा, दीमक ने उसे रहने के लिए जगह दी और खाना दिया। तो देखिए यहाँ दोनों का लाभ है। यहां दीमक का क्या लाभ है? उसको ट्राइकोनिम्फा ने सेलुलोज का डाइजेशन करके दिया। ट्राइकोनिम्फा का क्या बेनिफिट है? उसको
दीमक ने अपनी इंटेस्टाइन में रहने के लिए शेल्टर दिया, फूड दिया, तो फूड और शेल्टर दिया, तो दोनों का पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, सिम्बियोटिक, ये हो गया सिम्बियोटिक। तो कुछ प्रोटोजोआ पैरासिटिक हैं, कुछ सिम्बियोटिक हैं। ट्राइकोनिम्फा दीमक में रहता है, एक वुडरोच होते हैं, वुडरोच में कोलोनिम्फा रहता है, ट्राइकोनिम्फा का ही भाई समझ लीजिए, वो कौन है, कोलोनिम्फा, सेम फंक्शन जैसा ट्राइकोनिम्फा में बताया, ठीक है। फिर कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म को इन साइन में, इन चिन्हों में एक्सप्लेन करिए जरा, लिखिए कमेंसलिज्म। वेरी गुड, पंकज जी का आंसर आया +0, बहुत बढ़िया। इसमें एक जीव का जो है फायदा हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो जाएगा और एक का ना बेनिफिट ना लॉस। एग्जाम्पल भी लिख दीजिए जल्दी से, एग्जाम्पल भी लिख दीजिए +0। कमेंसलिज्म में +0 में एग्जाम्पल लिखिएगा भैया जल्दी से, स्पीड में। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक का तो फायदा हो रहा है, एक का कुछ नहीं हो रहा है। कमेंसलिज्म, सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, जल्दी से लिखिए कि कमेंसलिज्म का कोई एग्जाम्पल जिसमें एक का फायदा हो रहा है और एक का 0 हो रहा है, एक को बेनिफिट मिल रहा है, एक को ना बेनिफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप क्या है, कमेंसलिज्म है। कोई एग्जाम्पल नहीं आया अभी तक? अरे इसी में रहिए इसी में रहिए भैया, सब लोग बाहर मत जाइए। हम प्रोटोजोआ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको और सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, नहीं आपका माइंड पहुंच रहा, हम बता रहे हैं। एंटमीबा कोलाई, आपने पढ़े होंगे एंटमीबा। तो एंटमीबा की अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे जो अमीबिक डिसेंट्री करता है, अमीबिक डिसेंट्री करने वाला एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक मसूड़ों में घाव करता है, गम्स में, एंटमीबा जिंजीवेलिस, और उसी का एक भाई और नहीं सुना होगा, एंटमीबा कोलाई। तो एंटमीबा कोलाई जो होता है हमारी बड़ी आंत, कोलन, कोलन से आया, तो बड़ी आंत जो होती है कोलन, वहां रहता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, वहां पर फिसीज है, तो फिसीज है यानी वहां पर मल भरा हुआ है, तो फिसीज में से वो क्या कर रहा है, अपना फूड ले रहा है। तो फिसीज हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हमें तो अपनी बॉडी से निकालना ही है। तो अगर उसने फिसीज को खा लिया एंटमीबा कोलाई ने, तो हमारा ना फायदा हुआ ना नुकसान, क्योंकि मल फिसीज तो हमारे लिए वैसे भी बेकार ही था, तो उसका फायदा हो गया और हमारा 0, ना हमारा कोई बेनिफिट हुआ ना हमारा कोई लॉस हुआ। तो एंटमीबा कोलाई ये आपको लिखना था। वेरी गुड, एंटमीबा कोलाई। चलिए, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि कई तरह के प्रोटोजोआ हैं, कुछ सिम्बियोटिक हैं, कुछ पैरासिटिक हैं, कुछ कमेंसलिज्म है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनमें हमने अभी जैसे आपको समझा दिया था, साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, ये इवोल्यूशन को भी शो कर रहे हैं। हम लोगों के शरीर में बताया था अलग अलग टिश्यू हैं, नर्व सेल्स बनी है, नर्व सेल्स इंपल्स में जा रही है, इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। हमारी बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शंस के लिए हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यू हैं, हमारे में हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, किसमें, मेटाजोआ में, और प्रोटोजोआ में साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है। यहां सब कुछ आपको पूरी मशीनरी एक सेल में मिलेगी, है ना, पूरी मशीनरी कहां मिलेगी आपको, एक सेल में। ये पैरामीशियम है, इसमें कुछ यहां डिस्चार्ज होने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, जो दगती हैं तो कांटे जैसा निकलता है ना, अपनी सुरक्षा या आक्रमण के लिए उनका यूज करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, लिखिए जरा जल्दी से पैरामीशियम में, देखें आप लोगों को याद रह गया, कुछ नहीं याद रह गया। पैरामीशियम में जैसे स्टिमुलस मिलता है, वो डिस्चार्ज हो जाती है और कांटे जैसा स्पाइक बाहर आता है, स्पाइक चुभ जाता है, ठीक है। क्या इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पैरामीशियम में? वेरी गुड पंकज, बहुत बढ़िया। सीमा यादव जी, ट्राइकोसिस्ट। तो देख रहे हैं ना आप, एक सेल है, अब वह भाला लिए घूम रही है कि कोई आएगा तो चुभो देंगे। आप सोचिए इसके पास कितनी मशीनरी है। और आगे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इंफ्रासिलरी सिस्टम है, ये जो सीलिया है इनके नीचे काइनेटोडेस्मेटा भी आगे पढ़ाएंगे। पूरा बॉडी में एकदम एक एक चीज का काम बटा हुआ है, कितना जबरदस्त इनमें साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है। हमारे में मेटाजोआ, हम लोग बहुकोशिकीय हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यू बटे हुए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। हम लोगों में हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है और प्रोटोजोआ में साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है। ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, कैसे साइटोलॉजिकल से हिस्टोलॉजिकल में बदल गया, धीरे धीरे प्रोटोजोआ से क्या गया, मेटाजोआ, बहुकोशिकीय आ गए। हेटेरोजेनस ग्रुप है,
दो तरह के ग्रुप होते हैं, होमोजिनस और हेट्रोजिनस। होमोजिनस और हेट्रोजिनस में मतलब समझ लीजिएगा, होमोजिनस का लगभग सब एक ही जैसे होते हैं, लगभग सब एक ही जैसे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, होमोजिनस। और हेट्रोजिनस क्या होते हैं, हेट्रोजिनस वो होते हैं जिसमें बड़ी ज्यादा वैरायटी होती है। तो प्रोटोजोआ में बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, खूब सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसमें जरा कमेंट देखो, आ जाए, कमेंट नहीं सो रहे हैं, इसमें करो, ध्यान दीजिएगा। तो हम बता रहे थे कि इसमें जो है बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारा हेट्रोजिनस है। आप अमीबा को देखिए, यूग्लिना को देखिए, पैरामीशियम को देखिए, आपको यही तीन में ही आपको कितनी वैरायटी दिख रही है। ये स्यूडोपोडिया से मूवमेंट कर रहे हैं, ये फ्लैजिलम से कर रहे हैं, ये सीलियम से कर रहे हैं। कोई की सिमेट्री ही नहीं है तो कोई एसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अलग अलग आपको मिलेंगे, तो ना तो इनकी सिमेट्री एक जैसी मिलेगी, ना तो इनमें लोकोमोशन एक जैसा मिलेगा, है ना। और इनकी बॉडी में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, किसी पर सेल होगा तो किसी पर सेल नहीं होगा। तो बहुत ही डाइवर्सिटी है इस फाइलम में, है ना। डाइवर्सिटी आप लोग समझ रहे हैं, अलग अलग तरह के जीव हैं, अलग अलग तरह के, बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ही ज्यादा तरह की भिन्नता आपको मिलेगी। तो वेरी डाइवर्सिफाइंग एक ग्रुप है ये एनिमल्स का। तो ये समझ लीजिएगा हेट्रोजिनस ग्रुप है, एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, सिमेट्री में, बॉडी स्ट्रक्चर में, बॉडी के शेप में, बॉडी के साइज में, तो अलग अलग जगह पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन साइटोप्लाज्मिक मास। वो तो वही चीज रिपीट हो रही है कि सब सेल के अंदर ही, सेल के अंदर ही डिवीजन ऑफ लेबर है। हमारे में अलग अलग सेल में डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें सेल के अंदर है, अपना अपना काम है। ट्राइकोसिस का काम ऑफेंस एंड डिफेंस, सुरक्षा और आक्रमण। ऑस्मोरेगुलेशन किसका काम, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है। पैरामीशियम में आप यहां जानते होंगे एक साइटोपाइग होता है, साइटोपाइग जो एक्सक्रीशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसका काम एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। यहाँ फेरिंग्स हो गया फूड के इंजेक्शन के लिए, सीलिया किसके लिए हो गए, लोकोमोशन के लिए। तो यहाँ पर पूरा डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ है, सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्मिक मास में है। अगला पॉइंट, ये तो खैर नॉर्मल है, जैसे हर चीज का आप पढ़ते हैं। अगर आपको स्पंज बताया जाए, अगला फाइल जो पोरीफेरा पढ़ेंगे, तो पोरीफेरा में जैसे आस्कुलम हो गया या आस्टिया हो गए। तो अगर पोरीफेरा में कहा जाए इसकी बॉडी किससे बनी, इसकी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बताइए। तो पोरीफेरा या स्पंजों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताइए, बताइए। पोरीफेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताइए। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आ गया होगा आंसर जहां तक। पोरीफेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताइए, सेलुलर ग्रेड, वेरी गुड। तो यहाँ सब बहुत सारी सेल है, सेलुलर ग्रेड है। अब यहाँ पर तो एक ही सेल है, तो अगर इसका प्रोटोप्लाज्मिक, इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए अंदर बाहर मिला करके, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिला के पूरा क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। तो इनका बॉडी किससे बना है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म से। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये नेकेड है, पेल्किल है या सेल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अमीबा है, इस पर तो कुछ भी नहीं है, कोई इसके ऊपर लेयर नहीं है, ये किसी से कवर्ड नहीं है, तो ये क्या है, नेकेड है। इसमें बाहर की तरफ क्या है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यूग्लिना, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर एक प्रोटीन की बनी लेयर होती है। जरा उस लेयर का नाम लिखिएगा। दरअसल इसमें आज कुछ कमेंट नहीं आ रहे हैं, हमारे लैपटॉप में भी कुछ हो गया है क्या। हाँ चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था, कोई लेयर नहीं थी इसके ऊपर, तो ये नेकेड था। यूग्लिना में क्या हो गया, इसके ऊपर एक लेयर पाई गई, एक प्रोटीन की बनी लेयर पाई गई। इस प्रोटीन की बनी लेयर का नाम आपको बताना था, क्या देखें, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया होगा कुछ लोगों का। इसे कहेंगे पेलिकिल, क्या कहेंगे, पेलिकिल।
ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, पेल्किल। तो यहाँ पर पेल्किल पाई गई। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं उनमें सेल भी ऊपर होता है ना, सेल होता है, बड़ा सा कवच होता है। ठीक है, फोरामिनीफोरा जैसे हैं, रेडियोलेरिया है, तो वो उन प्रोटोजोआ के बारे में भी आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। उनके ऊपर क्या है, सेल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटोजोआ आपको कैसे मिले, नेकेड मिले, अमीबा, पेल्किल वाला, शरीर पर प्रोटीन की बनी एक लेयर, प्रोटीन की बनी लेयर कौन चढ़ी है, पेल्किल, यूग्लिना। सेल वाले हमने आपको बताया फोरामिनीफोरा। ठीक है, तो फोरामिनीफोरा जब पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर सेल होगा, स्केलेटन होगा, एक्सोस्केलेटन। शरीर के जो बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। वो भी वहां देखने को मिलेगा आपको प्रोटोजोआ में। फिर उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियाई पर। न्यूक्लियाई पर देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियाई जैसे यूग्लिना में तो एक है, यूग्लिना में एक है, अमीबा में एक है, ये एक एक न्यूक्लियाई है। लेकिन यहाँ देखिए पैरामीशियम में यहाँ 2 न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए गए। तो अगर न्यूक्लियाई एक ही रूप में है, एक ही जैसा है, तो उसे कहेंगे मोनोमार्फिक, मोनो माने एक, और अगर न्यूक्लियाई 2 टाइप के हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, डाईमार्फिक। तो डाईमार्फिक में जहां 2 तरह के न्यूक्लियाई हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको पैरामीशियम सबको पता है, ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है, इस छोटे वाले को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। और बड़े वाले को क्या कहते हैं, मेगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो जरा बता दीजिएगा माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, मेगा न्यूक्लियस क्या करता है, फटाक से आंसर लिखिएगा। माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है और मेगा न्यूक्लियस क्या करता है। डाईमार्फिक है, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है, या मेगा। मेगा माने भी बड़ा, चाहे इसको मेगा कह लीजिए चाहे मैक्रो कह लीजिए। मेगा में खांच है, उसी खांच में ग्रुप में जो है ये माइक्रो वाला इसी के ऊपर पाया जाता है। इसका फर्क बता दीजिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, माइक्रो, मेगा। वेरी गुड। माइक्रो जो है ये इसका रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, ऐसे समझ लीजिए, ये इसका रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कॉन्जुगेशन वगैरह, तो उसमें जो मेन रोल है वो माइक्रो का है। तो माइक्रो को हम कह सकते हैं ये इसका रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, रिप्रोडक्शन के लिए है। और मेगा को कह सकते हैं ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये इसकी बॉडी पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको करने के लिए है। तो इसका जो रोल है वो शरीर की, इसकी पूरी सेल में जितनी भी मेटाबॉलिज्म चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए है। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये माइक्रो वाला जो है ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है। वेरी गुड। तो फिलहाल यहाँ पैरामीशियम में 2 टाइप के न्यूक्लियस आपको देखने को मिले। 2 टाइप के मिले तो हम कहेंगे डाईमार्फिक। एक टाइप का मिला था तो क्या कहा था, मोनोमार्फिक। और 2 टाइप के मिलेंगे तो हम कह देंगे डाई। डाई मीन्स 2, तो डाईमार्फिक हो जाएगा। न्यूक्लियस के नंबर पर जाइएगा, 1 भी है, 2 भी हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस भी हैं। जैसे कोई बहुत सारा न्यूक्लियस वाला कोई प्रोटोजोआ लिख दीजिए जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लिएट हो, जैसे ओपेलाइना। आप लोगों ने देखा होगा ओपेलाइना। तो ओपेलाइना जो होता है वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट है। तो न्यूक्लियस के नंबर भी वेरी करते हैं, 1 वाले, 2 वाले, असंख्य, न्यूमरस न्यूक्लियस वाले। ठीक है, और न्यूक्लियस 1 टाइप के या 2 टाइप के, मोनोमार्फिक और डाईमार्फिक, दोनों तरह से मिल जाएंगे। और इनके अंदर आपको एंडोसोम मिलेगी। जैसे ये यूग्लिना का न्यूक्लियस बड़ा सा है, इसके अंदर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, इसी को हम कहते हैं एंडोसोम, है ना। ये एंडोसोम कुछ और नहीं होता है, वो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस, वही होता है। ठीक है, तो ये एंडोसोम समझ जाया करिए कि एंडोसोम क्या है, न्यूक्लियोलस है। एंडोसोम क्या है, न्यूक्लियोलस है। केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, तो वही एंडोसोम आपको मिल जाएगी न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रिशन आते हैं इसके, हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन में एक तो हो गया होलोजोइक। होलोजोइक, होलो मतलब समान समझ लीजिए, जोइक मतलब एनिमल लाइक। तो एनिमल लाइक मतलब जो खाएं, जब भी खाना खाया जाए, खाना खाने को क्या कहते हैं, इंजेशन। कोई भी चीज हम अपने मुंह में अंदर डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंजेशन। इंजेशन के बाद फिर क्या होता है, इंजेशन के बाद क्या होता है, अंदर जाने के बाद डाइजेशन होता है ना, उस चीज का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद वो चीज बॉडी में आकर के यूज हो जाती है। बॉडी में आकर के यूज हो जाना क्या कहलाता है, जल्दी से लिखिएगा, बॉडी में आकर यूज हो जाना क्या कहलाता है। स्टेप आपको हम बता रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक न्यूट्रिशन में खाना, फूड को अंदर लेना, इंजेशन, अंदर गया, पचाना, डाइजेशन। वेरी गुड, फैजी खानम का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इस तरह से अगर कोई हम लोगों की तरह सब काम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, होलोजोइक।
एनिमल लाइक। होलोफिटिक, होलोफिटिक का मतलब प्लांट लाइक। अब जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, जैसे यूग्लिना, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट है तो वो अपना फूड खुद बना लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? होलोफिटिक। तो इसे होलोफिटिक कहेंगे। तो होलोफिटिक यानी प्लांट लाइक। फिर उसके बाद आ जाएंगे सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक का मतलब जो मरी हुई चीजों से या सड़े गले डिकेइंग मटेरियल से लेंगे, जो डिकेइंग मटेरियल से लेंगे उनको क्या कहेंगे? सैप्रोजोइक। तो सैप्रोजोइक या मृतोपजीवी जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं उन्हें बोलेंगे सैप्रोजोइक। फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे? पैरासिटिक। पैरासिटिक तो हम लोगों ने भी देखे ही बहुत सारे, लीशमानिया, ट्रिपेनोसोमा, जितने भी प्लाज्मोडियम ये सब पैरासिटिक थे। तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन है इसमें, तो ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेंगे। डाइजेशन पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा, इंट्रासेलुलर है। हम लोगों का डाइजेशन हम लोग इससे पढ़ ही रहे हैं। हम लोग का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर यहाँ पर जगह है, खाली जगह है, यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है। यहाँ कोई सेल नहीं है, ये एक ल्यूमेन है, ल्यूमेन में हो रहा है। हम लोगों में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर है। इसमें क्या होगा? फूड जैसे यहाँ पर आया, अंदर उसकी क्या बनी? फूड वैक्यूल। क्या बनी? फूड वैक्यूल। और एक एंजाइम की थैली थी, एंजाइम की थैली जिसमें एंजाइम भरा होता है, इसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। सभी को पता होगा लाइसोसोम, एंजाइम की थैली, ये फूड वैक्यूल। जिस लाइसोसोम में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम भरे हों, जिस लाइसोसोम में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम भरे हों, उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बताइएगा। जिस लाइसोसोम में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम भरे हों और इसमें अभी कुछ नहीं है, खाली एंजाइम है, इसे क्या कहेंगे? ठीक है, ये फूड अंदर आ गया है, ये फूड वैक्यूल बन गई है, ये लाइसोसोम है कंटेनिंग ओनली एंजाइम्स, दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड। कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग जो पूछ रहे हैं, इन्हें कहते हैं भैया प्राइमरी लाइसोसोम। इनको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी लाइसोसोम। बिल्कुल, वेरी गुड, वैशाली ने आंसर दिया, इनको कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। अभी इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? इनमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइम था। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी ये मुट्ठी मान लीजिए, इसमें एंजाइम है, तो ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। ये मुट्ठी, ये मान लीजिए फूड वैक्यूल है, इसमें क्या हो गया? फूड हो गया। ये दोनों पास पास आए, प्राइमरी लाइसोसोम, फूड वैक्यूल, पास आके फ्यूज हो गए, दोनों एक में मिल गए। अब प्राइमरी लाइसोसोम से एंजाइम और फूड वैक्यूल से फूड, दोनों आ गए इसमें। अब इसमें फूड और एंजाइम दोनों आ गए। जब दोनों आ जाएं, जैसे ये दोनों प्लस हो गए, ये दोनों मिल गए, फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम। अब एक ऐसा लाइसोसोम बना जिसमें फूड भी है और एंजाइम भी है, इसको क्या बोलेंगे? इसमें फूड भी है और एंजाइम भी है। फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम दोनों की मेम्ब्रेन एक में फ्यूज हो गई, दोनों मिल गए। अब ये जो लाइसोसोम बना, इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। वेरी गुड, अमित जी ने बताया सेकेंडरी लाइसोसोम, बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर फूड है, एंजाइम है, एंजाइम फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। जो फूड डाइजेस्ट होता रहेगा वो डिफ्यूजन से बाहर आता रहेगा। जैसे अगर प्रोटीन है तो उसके डाइजेशन से क्या बनेंगे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का बाहर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। यही सेकेंडरी लाइसोसोम समझ लीजिए, इसी के अंदर इसका पूरा डाइजेशन चल रहा है और डाइजेशन होकर के बाहर आता जा रहेगा। और जब जो नहीं डाइजेस्ट होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड जिसके अंदर बचेगा वो लाइसोसोम, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो लाइसोसोम क्या कहलाएगा? बताइएगा। पहले खाली एंजाइम थे तो प्राइमरी लाइसोसोम, वो फूड वैक्यूल के साथ मिल गया, एंजाइम फूड दोनों आ गए। एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट फूड बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, डाइजेशन चल रहा है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर जो फूड नहीं डाइजेस्ट हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड जिसके अंदर बचा, इस वाले लाइसोसोम को टर्सरी लाइसोसोम। वेरी गुड, दूसरा नाम भी बता दीजिए इसका, टर्सरी लाइसोसोम। वेरी गुड, दिव्या जी ने बताया, दिव्या सही बताया दिव्या तुमने, रेजिडुअल बॉडी। और इनको क्या कहते हैं? रेजिडुअल बॉडी। तो आप देख रहे हैं पूरा डाइजेशन सब सेल के अंदर ही तो हो गया, सब एक सेल के अंदर हो गया। कहाँ हमारा एक कैविटी में, एक ल्यूमेन में होता था, सेल के बाहर होता था। हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर था, इसमें सेल के अंदर हो गया। तो ये कैसा डाइजेशन है? इंट्रासेलुलर है। रेस्पिरेशन के लिए कोई खास चीज तो है नहीं, हमारे पास लंग्स हैं, मछलियों के पास गिल्स हैं, ठीक है, केचुआ वगैरह अपनी स्किन से कर लेते हैं। ये भी समझ लीजिए स्किन, इसमें तो कुछ नहीं है, चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है? थ्रू बॉडी सरफेस। ये इनके जो शरीर की सतह है, चारों ओर की सतह है, यहीं से इसमें डिफ्यूजन होता है। बाहर क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हाई से लो की ओर आ जाएगी। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यूज हो रही है,
किसमें? ग्लूकोज को जलाने में। तो ऑक्सीजन अंदर लो हो रही है, बाहर हाई है, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। अंदर ग्लूकोज के जलने से क्या बन रही है? CO2। तो CO2 अंदर हाई है, वो बाहर की ओर हाई से लो की ओर चली जाएगी। हाई टू लो मॉलिक्यूल्स का जाना क्या है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन है, सरल विसरण जिसे बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है। रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से। एक्सक्रीशन के लिए भी कोई स्पेशल कुछ नहीं है, शरीर की सतह से ही ये अपनी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। सेल के अंदर जब कुछ आता है तो उसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। और जब सेल के बाहर कुछ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस करते हैं। एक्सक्रीशन भी अपनी बॉडी की सरफेस से करते हैं। जैसे आपने अमीबा पढ़ा होगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इकट्ठा करती है पानी को, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको इकट्ठा करती है। पहले फूलती है, फूलने को क्या कहते हैं? डायस्टोल। फूलने को क्या कहते हैं? डायस्टोल। फिर ये जब पूरी भर जाती है तो यहाँ पीछे जाती है और उसके बाद बर्स्ट हो जाती है। जब ये बर्स्ट होती है, सिकुड़ती है, तब इसे क्या कहते हैं? फूलने को कहा डायस्टोल। और जब ये बर्स्ट होती है और अपने अंदर भरा हुआ पानी वगैरह एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देती है तो इसे क्या कहते हैं? भरने को कहा था डायस्टोल। हाँ, वेरी गुड। अब इसे कहेंगे सिस्टोल। अब इसे क्या कहेंगे? सिस्टोल। तो ये सिस्टोल करेगी। अच्छा, जब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जब पानी बाहर निकालेगी तो पानी के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकाल देगी। पानी के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकाल देगी। एक्सक्रीशन कहाँ से हो गया? यहाँ से हो गया, शरीर की सरफेस से ही तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा विशेष लोकेशन या ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें जहाँ से एक्सक्रीशन हो। लेकिन आप देखते होंगे पैरामीशियम में यहाँ पर एक परमानेंट एक लोकेशन है, परमानेंट एक पोर बना हुआ है। ये परमानेंट साइट है, ये परमानेंट है, एक परमानेंट साइट है हमारी किसमें? पैरामीशियम में। ये कहीं भी इसकी बॉडी से जब भी गंदगी बाहर निकलेगी, एक्सक्रीशन करेगा तो ये यहीं से करेगा। ठीक है, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको ये यहीं से बाहर निकालेगा। ये परमानेंट पोर साइटोपाइग। वेरी गुड, आंसर हम लोग दे रहे हैं फटाफट। इसे क्या कहा? साइटोपाइग। इसे बोलते हैं साइटोपाइग। तो ये साइटोपाइग है। इसको क्या कह सकते हैं? इसको अगर सेल का नाम ले तो क्या कह सकते हैं? साइटोपाइग को ऐसा मान लीजिए, कह सकते हैं एज ए सेल एनस, कह सकते हैं सेल एनस। जैसे एनस होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एनस होता है मल को बाहर निकालने के लिए, फीसिस को बाहर निकालने के लिए। तो ये सेल एनस समझ सकते हैं। साइटोपाइग को क्या समझ सकते हैं? सेल एनस, कि ये एक तरह का सेल एनस है, परमानेंट है, यहीं से गंदगी बाहर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइटोपाइग समझ गए। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सभी में अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। यहाँ तो अलग वैक्यूल हैं, यहाँ पर इसमें यहाँ वैक्यूल है, यहाँ तो डबल वैक्यूल है, एंटीरियर वैक्यूल है, पोस्टीरियर वैक्यूल है। पूरा सभी का ऑस्मो रेगुलेशन हमें देखना पड़ेगा जब हम आगे इसको डीपली एक एक चीज़ पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल आप लोग जान लीजिए ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। हमारे तो सारे बच्चे जानते ही होंगे, इतना तो हमें विश्वास है, जिनको हमने पढ़ाया है वो सब जानते हैं ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण नियमन। ठीक है, तो क्या होता है, ये जैसे रह रहे हैं फ्रेश वाटर में, अमीबा, यूग्लिना, ये सब फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। तो जो फ्रेश वाटर है, पानी है जो तालाब का, वो अंदर के साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में पतला है, उसमें सॉल्यूट कम है। तो ये मान लेते हैं ये क्या है? हाइपोटोनिक। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक हो गया। और अंदर यहाँ जो इनके साइटोप्लाज्म है ये गाढ़ा हो गया, ये गाढ़ा यानी हाइपरटोनिक। ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक। तो सोच लीजिए अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, सभी में यही सिचुएशन बन रही है। बाहर का जो पानी है वो कैसा है? हाइपोटोनिक। आप पतला मान लीजिए, पतला, और अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा है। गाढ़ा मतलब हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये हाइपरटोनिक है। हमेशा मूवमेंट किधर होगा? हाइपो से हाइपर की ओर। और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो काम करेगी ही, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका काम करेगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। और इनमें पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा। अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, सभी में पानी अंदर आ रहा। सेम प्रोसेस सभी में है। जिस प्रोसेस से पानी अंदर आ रहा है उस प्रोसेस का जरा नाम लिख दीजिए फटाक से। किस प्रोसेस से पानी अंदर आ रहा? अभी हम आपको बता तो रही है, हाइपोटोनिक है, इधर हाइपरटोनिक है। हाइपो से हाइपर की ओर आ रहा है, पानी का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट चलेगा, पानी चलेगा यहाँ पर। ठीक है,
वेरी गुड। एंडास्मोसिस, यानी यहाँ पर क्या होने लगी, एंडास्मोसिस, अंतःपराशरण से कहते हैं। एंडास्मोसिस से पानी अंदर आने लगा, अंदर आने लगा, अंदर आने लगा। अगर ये पानी अंदर आ रहा है, उसके बाद आप जान रहे हैं इनमें कुछ मेटाबॉलिक वाटर भी बनता है। जैसे ग्लूकोज जब जलता है तो 6CO2 + 6H2O, ग्लूकोज के जलने पे भी पानी बन जाता है। ये फूड जब पानी से ले रहे होंगे तो फूड के साथ भी कुछ पानी आ जाएगा। पानी के तीन स्रोत हैं, तीन सोर्स हैं। एक तो एंडास्मोसिस से पानी अंदर आ रहा है, दूसरा फूड के साथ भी कुछ पानी आ रहा है, और तीसरा शरीर में मेटाबॉलिक वाटर भी बन रहा है। इतना सारा फालतू पानी शरीर में जो इकट्ठा हो जाएगा उसको बाहर निकालना ही ऑस्मो रेगुलेशन। तो एंडास्मोसिस, ऑस्मोसिस यानी पराशरण, अंतः पराशरण, एंडास्मोसिस से जो पानी अंदर आया उसको बाहर निकालना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। इस फंक्शन के लिए स्पेशल इनमें सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती हैं, यहां पर बना देते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी को कलेक्ट करती हैं और पहले तो वो क्या करेंगी, भरेंगी। जब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भरेंगी तो फूलेंगी, तो उससे बोलेंगे डायस्टोल। कलेक्ट किया, उसके बाद वो सिकुड़ेंगी और अपने अंदर भरा हुआ पानी बाहर की तरफ पंप कर देंगी या बर्स्ट हो जाएंगी, तो वो पानी को बाहर निकालेंगे, जिससे क्या कहेंगे, सिस्टोल। डायस्टोल सिस्टोल याद रखिएगा, इसी से इसका पूरा क्या होता रहेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये चीज हम लोग जान गए, इसका ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, फिर ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ये यूग्लिना है, पैरामीशियम है, तो बताइए इसमें से यूग्लिना और पैरामीशियम में से खड़ा खड़ा लॉन्गिट्यूडनल कौन बढ़ता है, यूग्लिना और पैरामीशियम में से लॉन्गिट्यूडनल कौन बढ़ता है, जल्दी बताइएगा। यूग्लिना और पैरामीशियम में से लॉन्गिट्यूडनल कौन बढ़ता है, यूग्लिना। वेरी गुड, यूग्लिना सही आंसर आया। यूग्लिना में इस तरह से ये बटेगा, ऐसे, तो ये खड़ा खड़ा यानी ऊर्ध्वाधर यानी लॉन्गिट्यूडनल होगा, और ये दो पार्ट में बटेगा। दो पार्ट में बटना बाइनरी फिशन। पैरामीशियम भी ऐसे दो पार्ट में बटेगा, लेकिन ये यहां से बटेगा, ये हॉरिजॉन्टल बटेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज बटेगा, और क्षैतिज बटेगा तो ये क्या है, बाइनरी फिशन। दो पैरामीशियम बनेंगे। ठीक है, तो ये 1 से 2 का बनना बाइनरी फिशन, लेकिन आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और यहाँ बेड़ा वाला ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, आपको 2 मिलेंगे। आप लोग बता सकते हैं पैरामीशियम में जब 2 पैरामीशियम में होते हैं तो इधर एंटीरियर साइड से जो पैरामीशियम बनेगा और इधर पोस्टीरियर साइड से जो बनेगा, इसे क्या बोलते हैं, 2 पैरामीशियम बनेंगे। ट्रांसवर्स पैरामीशियम में ट्रांसवर्स जो बनेंगे तो आगे से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, पीछे से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, ध्यान है किसी को, टेंशन ना लीजिएगा, आगे सब पढ़ाएंगे, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एक एक चीज में जल्दी जल्दी फिर उसको भी कवर करेंगे। पैरामीशियम जब ट्रांसवर्स बटेगा तो एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बनेंगे। 1 से 2 का बनना बाइनरी फिशन, 1 से 2 का बनना बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन में जो पैरामीशियम इस साइड से एंटीरियर साइड से बनेगा और एक पैरामीशियम इधर पीछे पोस्टीरियर साइड से बनेगा, उनके कुछ नाम थे, नहीं आया, उल्टा हो गया शिल्पी जी। जो एंटीरियर से बनेगा इसे प्रोटर, इसे बोलेंगे प्रोटर, और जो इधर पोस्टीरियर से बनेगा इसे कहेंगे ओपिस्थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रोटर और ओपिस्थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटर और ओपिस्थे। तो प्रोटर और ओपिस्थे जो है ये दोनों पैरामीशियम बन जाएंगे। फिलहाल बेड़ा बेड़ा बढ़ जाएगा, ट्रांसवर्स बढ़ जाएगा, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो जाएगा। चलिए, तो ये तो बाइनरी फिशन हो गया। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कई भागों में टूट जाना, वो हम अमीबा में पढ़ेंगे। जब वो कई भागों में टूट जाता है एक साथ, हाँ एक साथ कई भागों में टूटेगा तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल फिशन। इसके अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर का बनना क्या हो जाएगा, स्पोरुलेशन, और बडिंग, साइड से बड निकल आना, वो क्या हो जाएगा, बडिंग। तो ये सब रिप्रोडक्शन ऐसे हैं, बड निकल आई, 2 पार्ट में बट गए, कई पार्ट में बट गए, अंदर उसके क्या बन गए, स्पोर, स्पोर बाहर आए, उनसे नए नए ऑर्गेनिज्म बन गए। इन सारे रिप्रोडक्शन में कहीं पर भी ना तो मियासिस हुई और ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ, कहीं पर भी मियासिस नहीं हुई, कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये सारे किस में आ जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे। ये सब किस में आ जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आया, बाइनरी फिशन, 1 से 2 बनना, द्विखंडन, कहीं कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कहीं कोई मियोसिस नहीं। ठीक,
मल्टीपल फिशन, बडिंग, स्पोरलेशन, इन सभी में फर्टिलाइजेशन टर्म ही कहीं नहीं आएगा। ये सब किसके टाइप है? एसेक्सुअल। फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टर्म यूज होगा। यहां पर मियोसिस भी होगी, आप देखेंगे 2n से n, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगा, किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। तो मियोसिस के थ्रू 2n से n कंडीशन आएगी, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगा और फिर हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेगा। तो मियोसिस करेंगे, 2n से n आएंगे, n मिलकर के फिर 2n होंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में किस तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जल्दी से लिखिएगा, पैरामीशियम में किस तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पैरामीशियम में किस तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप समझ ही गए, जहां पर मियोसिस हो और फर्टिलाइजेशन हो। वेरी गुड। पंकज ने आंसर दिया कांजुगेशन, बिल्कुल सही है। पैरामीशियम में आप लोग अभी पढ़ेंगे, कांजुगेशन होता है, दो पैरामीशियम पास पास आते हैं और उनके बीच न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इधर से n उधर जाता है, n मिलकर के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या कांजुगेशन में आपने देखा था कोई गैमीट बने थे? कांजुगेशन में गैमीट बने थे? कॉन्जुगेशन में तो फ्यूजन सिर्फ न्यूक्लियस का हो गया था, गैमीट नहीं बने थे। ठीक है, तो गैमीट कौन बनाने वाला? कोई आपने पढ़ा है गैमीट बनाने वाला, जिसमें गैमीट बनते हो? ऐसा कोई प्रोटोजोआ आपने पढ़ा है जिसमें गैमीट बनते हो? ऐसा कोई प्रोटोजोआ? कॉन्जुगेशन तो है ही है, कॉन्जुगेशन एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वहां गैमीट नहीं बने। वहां तो गैमीट न्यूक्लियाई होते हैं, है ना, मेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, एक स्टेशनरी एक माइग्रेटरी, वो तो आगे बताएंगे। वेरी गुड। गुरप्रीत सिंह जी की जो है एनिमल किंगडम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भैया, वेल डन। तो प्लाज्मोडियम, हाँ बहुत जल्दी आंसर आया, बाकी अब सभी लोगों ने सही आंसर दिया। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो प्लाज्मोडियम में माइक्रो गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट, वहां पर आप देखेंगे माइक्रो गैमीट और मेगा गैमीट बनेंगे, है ना, और वो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वहां पर आपको गैमेटिक फ्यूजन भी मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिएगा, प्रोटोजोआ फाइलम में आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा जिसमें कोई गैमीट नहीं बन रहे हैं, मतलब मेल फीमेल गैमीट नहीं बन रहे हैं, है ना, और जैसे आप प्लाज्मोडियम देखेंगे वहां आपको गैमेटिक फॉर्मेशन भी मिलेगा, गैमीट भी बनेंगे। ठीक है, चलिए इधर हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कर रहे हैं भाई, जैसे आपका ये प्लाज्मोडियम ही है, तो प्लाज्मोडियम की जो हमारे अंदर लाइफ साइकिल चलती है ह्यूमन के अंदर, वो ह्यूमन के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल चलती है बताइएगा? ह्यूमन के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम की? उसकी लाइफ साइकिल दो पार्ट में होती है ना। प्लाज्मोडियम मनुष्य में भी होता है, फीमेल एनाफिलीज में भी होता है, मादा एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज में होता है। हम लोगों में क्या चलता है? हम लोगों के अंदर कौन सा पार्ट चलता है? सबके सब कंफ्यूज हैं। कुछ आंसर दे रहे हैं लेकिन वो जो पूछ रहे थे वो चीज आंसर नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के अंदर एसेक्सुअल वाला पार्ट चलता है। लाइफ साइकिल भी आप लोगों प्लाज्मोडियम की तैयार नहीं है, हम लोगों के अंदर जो चलता है वो एसेक्सुअल वाला। जो आंसर दे रहे हैं साइजोगोनी, ये सही आंसर है। इसमें कहीं पर भी हम लोगों में जो होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज हमारा ब्लड सक करती है तो हमारे ब्लड से गैमेटोसाइट उसमें जाते हैं। गैमेटोसाइट, माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट किस में जाते हैं? मॉस्किटो में। फिर वहां गैमीट बनते हैं, वहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन वहां होता है, सेक्सुअल वाला वहां पर है। सेक्सुअल वाला कहां पर है? सेक्सुअल मॉस्किटो में है। वेरी गुड, अब सही आए। तो हम लोगों में जो है वो एसेक्सुअल है और मच्छर में, मॉस्किटो में क्या है? सेक्सुअल है। तो हम लोगों में एसेक्सुअल साइजोगोनी जिसे आप कह रहे हैं, और फीमेल में मॉस्किटो में कैसा? सेक्सुअल। फिलहाल लाइफ साइकिल में दोनों फेज आई, सेक्सुअल एसेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल एक बाद आई, तो क्या हो गया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इस फाइलम में मिल जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे आपको मिल गया कहाँ? प्लाज्मोडियम में। ठीक है, इंसिस्टमेंट जो होता है सभी लोग जानते हैं, अमीबा वगैरह क्या करते हैं? अपने ऊपर एक खोल बना लेते हैं, इसको पुटी हिंदी में या इंग्लिश में सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट बनाने के कोई दो फायदे बताइए। सिस्ट बनाने के कोई दो फायदे लिखिए। इंसिस्टमेंट तो आप समझ गए, इसके दो फायदे लिखिएगा।
अपने ऊपर एक सिस्ट बना लेना, एक खोल बना लेना, खुद को एक कवच में बंद कर लेना, उसके अंदर बंद हो जाते हैं, इसको एनसिस्टमेंट कहते हैं। इसके कोई 2 लाभ बताइए। प्रोटेक्शन आ गया, वेरी गुड, प्रोटेक्शन आ गया। दूसरा टॉलरेंस हो गया, वेरी गुड, प्रोटेक्शन टॉलरेंस सब हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन प्रोटेक्शन, वेरी गुड। एडवर्स कंडीशंस ठीक है, सही आ रहे हैं, लेकिन दूसरे पर भी आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। पहला तो आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया बताया, प्रोटेक्शन करना, टॉलरेट कर जाना। जब भी कंडीशन अनफेवरेबल हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, अमीबा के लिए अच्छी नहीं है, मौसम खराब है, तालाब का पानी सूख गया, तालाब का पानी सूख गया, तालाब का पानी सूख गया, अपने ऊपर क्या बना ली? सिस्ट, सिस्ट बना लिया। कितना भी मौसम खराब हो जाए वो बचा रहेगा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन से तो बचाने के लिए सिस्ट है। फिर ये सिस्ट पड़ी है, ये सिस्ट पड़ी हुई है मिट्टी में, सूख गया, हवा चली, मिट्टी उड़ी, मिट्टी उड़ी और मिट्टी के साथ, धूल के साथ क्या उड़ने लगी? सिस्ट। अब वो सिस्ट हवा के साथ उड़ करके जाने कहाँ जाएगी? तो दूसरी चीज अब आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज क्या है? एक तो प्रोटेक्शन तो है ही है, अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करना, सह जाना, और दूसरी चीज अब आपकी समझ में आ गई होगी जो हमने अभी बता दी। दूसरी चीज क्या हो गई? इंसिस्टमेंट से दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? इंसिस्टमेंट से दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? अब भी नहीं बताएंगे, वेरी गुड, आ गया गुरप्रीत सिंह जी का, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल, एक जगह से दूर दूर तक चले जाना, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं ना, प्रकीर्णन, फैल जाना, स्कैटरिंग हो जाना, यहां से वहां चले जाना, ये डिस्पर्सल भी हमारा होता है इंसिस्टमेंट से। अगली चीज है इमॉर्टल, इसको कहते हैं ना अमर। इमॉर्टल साहब मिलुआ, एक बहुत बढ़िया किताब है, कभी पढ़िएगा आप लोग। इमॉर्टल, अमर, याद आ गया, अमर, ठीक है। तो इमॉर्टल यानी कि अमर क्या होता है? अमर तो ऐसे कोई नहीं होता है, लेकिन एक सबकी एज होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, मनुष्य का एक लाइफ स्पैन है 80 साल 90 साल जिंदा रहता है, जितना वैसे 100 साल कहा गया, 100 कहाँ जिंदा रह पाता है। तो एक मनुष्य का लाइफ स्पैन है, कुत्ते का जैसे 12 साल है। तो सबका अपना अपना एक जीवन काल है, एक लाइफ स्पैन है। उसके बाद वो अपने आप उसकी मौत आती है, एक नेचुरल डेथ होती है, ठीक है। अब कोई इंसान था और उसकी ज़िंदगी बीच में ही बीमार हो गया, कैंसर हो गया, मर गया, कुछ हो गया, वो नेचुरल डेथ नहीं है, मतलब एक एज के बाद मरता ही मरता है, वो उसकी नेचुरल डेथ होती है, ठीक है। और इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। जैसे अमीबा है तो अमीबा का बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना। जैसे हम लोगों का बुढ़ापा आता है, फिर बूढ़े होकर के एक मृत्यु का टाइम आता है। नेचुरल डेथ होती है कि मरना ही मरना है, जीवन काल, लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद मरना ही मरना है हम लोगों को, सभी को। अमर कोई नहीं है, लेकिन अमीबा क्या है? अमर है, वो नहीं मरेगा, उसकी स्वाभाविक मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसकी स्वाभाविक मृत्यु क्यों नहीं होगी? वेरी गुड, साइना जी ने सही बताया। एनिमल्स में टार्टाइज 400 साल वाले भी हैं कछुए। स्वाभाविक मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? बाइनरी फिशन रीजन नहीं है इसका पंकज। और सोचो, इसके नेचुरल डेथ क्यों नहीं है? हम लोगों की डेथ क्यों हो रही है? हम लोगों की बॉडी में डेथ क्यों हो रही है, इसमें डेथ क्यों नहीं हो रही है? बाइनरी फिशन पे ही सब लोग अटक गए, सुई सबकी एक जगह अटक जाती है, वहीं पे अटक जाती है। दरअसल समझिए, जो रीजन बताना है आपको, किसी को एक्सप्लेन करना है। देखिए, आप लोगों को आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आने के बाद अगर आपको कहीं किसी इंटरव्यू में, जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आज ये मान रहे हैं, अब तो हमारा जो ये बैच बचा है पीजीटी वाला, टीजीटी वाले तो हवा में उड़ गए, तो ये पीजीटी वाले ही बच्चे हैं। तो आप लोगों को तो इंटरव्यू भी देना है। इंटरव्यू में भैया ऐसे ही पूछते हैं, जैसे हमने जब इंटरव्यू दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग इलाहाबाद में, तो वो ऐसे ही पूछते हैं हमसे। पूछा जो है कि आपको बच्चे को पढ़ाना है जिम्नोस्पर्म, इंटरव्यू की बात अपने बता रहे हैं, तो हमसे कहा आपको बच्चे को पढ़ाना है जिम्नोस्पर्म, और आप हमें बताइए, हम आपके स्टूडेंट हैं, आप समझाइए जिम्नोस्पर्म कैसे पढ़ाएंगे। तो हमने बताना फिर शुरू किया कि जिम्नोस्पर्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नास प्लस स्पर्मा। जिम्नास का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीडेड, यानी कि नेकेड सीडेड वाले प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें ओवरी नहीं होती है, ओव्यूल होता है। तो ओवरी नहीं है तो फल नहीं बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन आपका, आप कितनी अच्छी व्याख्या करते हैं, ये आपका इंटरव्यू में जरूर चेक होगा, ये आप बात मान के चलिए, ठीक है।
वेरी गुड। कुछ लोग टीजीटी वाले हैं, बहुत खुशी की बात है, टीजीटी वाले धैर्य बनाए हैं। इन्हीं टीजीटी वालों ने हमको डिस्टर्ब कर दिया, वरना तो हम पढ़ा ही रहे थे, है ना। जब पढ़ाते थे तो कमेंट आते थे कि सर आप अब क्यों पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी तो बाहर हो गई। अरे बायोलॉजी बाहर हो गई तो पीजीटी का एग्जाम नहीं दे सकते हो क्या? जिन्होंने एमएससी किया है वो तो पढ़ें कम से कम। तो बड़ा कष्ट होता था। आज इस बैच में हमें पढ़ाने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं या जो टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, आज सब मन से पढ़ रहे हैं। आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत खुशी से सब पढ़ रहे हैं और सभी कॉन्फिडेंट बच्चे हैं कि हाँ हम पीजीटी निकालेंगे। पीजीटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको अब इंटरव्यू के अभी से दिमाग में रखनी है, आपको बातें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। नॉलेज रट्टू तोता सवाल लगा दिया आपने क्वेश्चन में, इंटरव्यू में आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है अमीबा और हमारे में अंतर समझिएगा। हमारी बॉडी में दो प्लाज्म है, एक जर्म प्लाज्म है, एक सोमेटोप्लाज्म है। ये जो हमारी आप बॉडी देख रहे हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, ये हमारा सोमेटोप्लाज्म है। और हमारे अंदर जो हमारा डीएनए है वो हमारा जर्म प्लाज्म है। तो हमारी बॉडी में क्या है, ये जो हमारा सोमेटोप्लाज्म है ये बूढ़ा होता है, इसकी एजिंग होती है, बूढ़ा होता है और ये मर जाता है। और जर्म प्लाज्म हमारी अगली पीढ़ी में चला जाता है। तो हमारी बॉडी डिफरेंशिएटेड है, बटी हुई है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं ये सोमेटोप्लाज्म है, हमारा डीएनए क्या है, जर्म प्लाज्म है। हमारी बॉडी बटी हुई है। अमीबा में जरा ध्यान दीजिए, जैसे यहां बना देते हैं, ये अमीबा है। अब ये अमीबा में ये इसकी बॉडी है, यही इसका सोमेटोप्लाज्म है और यही बीच से बट गया और ये दो इसकी प्रोजनी बन गई, दो डॉटर अमीबा बन गए। एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, इसी से तो दो बन गए। कहां, वही इसका क्या हो गया, जर्म प्लाज्म। यानी जो इसका शरीर है, जो इसकी बॉडी है, यानी जो इसका सोमेटोप्लाज्म है, उसी के बटने से इसके दो बच्चे, इसकी अगली पीढ़ी बन गई, यानी वही इसका जर्म प्लाज्म है। तो ये बटा ही नहीं है सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में, तो कौन बूढ़ा होगा और कौन मरेगा। आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे हम इतने बड़े हो गए हैं, अब इतने बड़े होने के बाद हम बीच से टूट जाएं, अब बीच से टूट के फिर आपके दो छोटे छोटे सर बन जाए, है ना, तो फिर बड़े हो जाए, वो फिर बीच से टूट जाए, तो बूढ़ा कौन होगा। तो हमारे में ऐसा नहीं, हम बीच से टूट के फिर से दो बच्चे नहीं बनेंगे, अब हम तो बूढ़े होंगे, पूरी जिंदगी लाइफ पूरी होगी। यहां पर क्या है, यहां इसको बीच से बट करके फिर बन जाना है, तो ये बटा नहीं है सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में। बस इसी तरह से आप लोग व्याख्या करना सीख लीजिए, आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अमर है, लोकोमोशन के लिए अलग अलग है, यही तो सबसे बड़ा बेस है। इसका क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसका आधार यही है, लोकोमोशन। अमीबा जो है ये उभार बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उभार जिनमें साइटोप्लाज्म होता है। इन उभारों को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। यूग्लिना में लंबा सा बड़ा सा चाबुक जैसा है, ये क्या है इसका, फ्लैजिला। और पैरामीशियम में अनेक छोटे छोटे रोए जैसे लगे हुए हैं, ये क्या हैं, रोम टाइप के हैं, ये क्या हैं, सीलिया। तो इस फाइलम में किसी में स्यूडोपोडिया से होगा, किसी में फ्लैजिला से होगा, किसी में सीलिया से होगा। यही आधार बनाएंगे क्लासिफिकेशन का, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। लगभग जितने बोर्ड पे सारी चीजें मेन कैरेक्टर से रिलेटेड थी, वो कैरेक्टर से सारी रिलेटेड चीजें हो गई हैं। अब हमारे पास दो काम बचते हैं फाइलम में, प्रोटोजोआ में दो काम ये बचते हैं। अब जीनस भी आपको पढ़ने अलग अलग, जैसे यूग्लिना तो आपको पढ़ना है, पैरामीशियम आपको पढ़ना है, प्लाज्मोडियम आपको पढ़ना है, एंटोमिया पढ़ना है। 3-4 आपके सिलेबस में हैं पीजीटी के, तो वो आप सिलेबस में देख लीजिएगा। 3-4 फाइल बारीक क्वेश्चन आप कहीं से भी सकता है, सिलेबस कहने के लिए होता है, पेपर बनाने के टाइम कुछ नहीं कोई देखता है, कहीं से भी क्वेश्चन रख देता है, लेकिन फिलहाल जितना सिलेबस में दिया होता है तो कायदे से पढ़ना ही है, ठीक है। तो वो एनिमल भी पढ़ेंगे और इसका जनरल अकाउंट भी हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ का, ठीक है। तो समय लगेगा। क्लासिफिकेशन जो आपका रहेगा, क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ाएंगे। इससे बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ही क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं। क्लासिफिकेशन में कोई चीज आई, ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर, और आपने वो स्ट्रक्चर अभी पढ़ी ही नहीं, तो आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन बाद की चीज है। जब आप पहले जान तो लीजिए इनकी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन फंक्शन है, क्या क्या करते हैं। जब आप इनका पूरा समझ लेंगे, एक एक इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर समझ लेंगे, फिर उसके बाद जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। किताबों में और बाकी टीचरों के पढ़ाने में अंतर है। किताबों में और बाकी टीचर क्लासिफिकेशन पहले पढ़ाएंगे, हम प्रोटोजोआ जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंतजार करिए। अब इसमें आपको जीनस हम पढ़ा दें, आपको जीनस पढ़ा दें एक एक करके, या आपको पहले जनरल अकाउंट पढ़ा दें, इसका बॉडी का शेप, बॉडी का सिमेट्री, इसकी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन, बॉडी में लोकोमोशन, ये जनरल अकाउंट पढ़ा दें या जीनस आपको पढ़ा दें एक एक करके,
ये आप लोग हमें बता दीजिए ज़रा। वही स्टार्ट कर देंगे अगले टर्न से। क्या पढ़ना है आप लोगों को? जीनस पढ़ना है या जनरल अकाउंट पढ़ना है? अमित जी पहले जीनस, पंकज भी पहले जीनस पढ़ना चाहते हैं। जीनस, शिल्पी शर्मा जीनस, वेरी गुड। सभी लोगों का जीनस पढ़ने का मन है तो जीनस पढ़ा देते हैं, एक एक करके जीनस चलते हैं, ठीक है। कोई भी उठा लेंगे, यूग्लिना, अमीबा, पैरामिस, अमीबा तो पढ़ना नहीं है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, एंटमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो एक एक करके 4-5 जीनस हैं, कोशिश करेंगे एक दिन में हम एक ही जीनस निपटा देंगे, एक ही दिन में, ठीक है। उसके लिए आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ नोट्स का आपको मिल जाएगा, आपके पास भी नोट्स रहेगा, हमारे पास भी नोट्स रहेगा, स्पीड में पढ़ा करके जीनस कवर कर देंगे, क्योंकि मेन चीज़ें ही बतानी होती हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। फिलहाल करेक्टर्स में भैया सब लोग देख लीजिएगा एक बार। अभी हम बोर्ड से हटे जाते हैं, बोर्ड पे पढ़ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमें बताइए कि करेक्टर्स में जितना जो कुछ लिखा है इसमें आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, बताइएगा लिख करके। किरण जी कह रही हैं टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं, कोई बात नहीं, हम आपको ऐड कर लेंगे किरण जी। हमें व्हाट्सअप कर देना, ऐड कर लेंगे टेलीग्राम में, ठीक है। वैशाली पहले जीनस ही पढ़ाएंगे, जनता की सरकार है भाई, भारत पब्लिक का देश है। थैंक यू किरण जी। देख लीजिए भैया, सारे आपके सामने लिखे हुए हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ, खास बातें जो भी थी। बाकी और कंटेंट कुछ होगा भेज देंगे हम ग्रुप पर, कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, फिर क्लास ओवर करते हैं आज की, क्योंकि अगला टॉपिक आज हो नहीं पाएगा, नोट्स भी आपके पास नहीं है और अभी उसका बोर्ड पे भी जगह नहीं है। चलिए ठीक है, तो बढ़िया है, अब अच्छा सा माहौल बना है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हों, निवेदन है कि उन बच्चों को भी इस क्लास में लाइए कि कंपटीशन बने, जो वास्तव में पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका पढ़ाई का स्तर अच्छा है, अगर ऐसे लोग जुटेंगे तो और मजा आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। और आप लोग अभी जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से एक बार लास्ट बता दे रहे हैं, आप लोग अब एनिमल किंगडम मत पढ़िएगा, आप खुद मत पढ़िएगा। जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी एनर्जी को किसी दूसरे चैप्टर पर लगा दीजिए, जो हम लोग ना पढ़ा रहे हों। हम लोग जो नहीं पढ़ा रहे हैं आप वहाँ पर एनर्जी लगाइए अपनी, ये तो आपका हो ही रहा है। अगर आपको आता भी होगा तो रिविजन हो जाएगा और पक्का है कुछ ना कुछ पॉइंट आपको नए मिलेंगे और आपको इसमें एनर्जी नहीं देनी है। अब ये हम एनिमल जब पढ़ा देंगे आप फिर सीधे एग्जाम में पढ़ेंगे आप, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप लोगों का प्यार और सम्मान बस मिलता रहे और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, यही आशा के साथ। फिर मिलते हैं अगले टर्न पर। टीजीटी 2016 भी ध्यान में रखेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, चिंता ना करिए, आप तैयारी करिए, टीजीटी भी सब निकलेगा इसी में। गुड नाइट भैया, सभी लोगों को गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट।